ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है और उसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र भी अभूतपूर्व मजबूती दिखा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आए बदलावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र को रेखांकित करते हुए कहा कि अब भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम्स में से एक है। लगभग एक दशक पहले की हालत से तुलना करते हुए क्या आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, यदि आप हमारे बैंकिंग अर्थव्यवस्था को देखें तो यह पिछले कई वर्षों से परेशानियों से जूझ रहा था। जो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो आ रही थी वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की थी, यानी कि वह ऋण जो बैंकों ने दिया हो और उसको 90 से ज्यादा दिनों तक जिसपे ओवरड्यू रह गया हो। तो जो एनपीए की परिभाषा है वो ये है कि यदि आपने ऋण में इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल होता है नहीं वापस किया 90 दिनों तक, तो वो बैंकों को एनपीए में क्लासिफाई करना पड़ता है। यह आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च 2023 में लगभग जो एनपीए थी वह 3.9% थी, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। जो ग्रॉस एनपीए की मात्रा जो है वह बढ़कर एक समय में 11.5% हो गई थी, जो कि अब 3.9% पे आ गई है। यानी कि जो लगभग 100 में से 10 रुपए जो है एनपीए में थी ग्रॉस लेवल पर, और अब जो है वो 4 रुपए पे आ गई है। एनपीए को पूर्ण रूप से समाप्त करना तो संभव नहीं है, परंतु कम करना अवश्य रहता है, क्योंकि यदि आप उसमें एनपीए को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अपने खातों में, तो यह आपके जो ऋण है उस पर परेशानी नजर आएगी। और ये पिछले कुछ वर्षों में यह कदम उठाया गया कि हर बैंक को यह कहा गया कि आप एनपीए को रिकॉग्नाइज करें। उसके लिए जो पैसे आपको अलग करने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं कि प्रोविजन करना पड़ता है, वह करवाया गया सरकार द्वारा, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, और आरबीआई द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जो अब बैंक के जो खाते हैं वो काफी हद तक साफ हो गए हैं, और साथ ही जो ऋण देने की प्रणाली है उसमें सुधार किया गया। जी, आपने एक जिक्र किया कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने में एनपीए में कमी आई है। ये सबसे बड़ा हम इसे मानक मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपकी बात से ही मुझे ख्याल आ रहा है कि ऋण प्रणाली को की सफाई की बात की है आपने, तो पिछले, क्योंकि एनपीए आखिरकार इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ऋण की उपलब्धता भी बढ़ी है, क्योंकि ओवरऑल बैंकों को कारोबार करना है और अगर वो ऋण देंगे तभी बैंक सस्टेन कर पाएंगे। तो इसमें क्या बदलाव आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरह से आपने देखा है? क्योंकि हमारे देश का पूरी दुनिया अभी बीच में महामारी से भी गुजरी है और काफी कुछ देखना पड़ा है, अर्थव्यवस्था को कई झटके भी लगे हैं। इसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में काफी मजबूती से खड़ी नजर आती है। जी, जो एक जैम ट्रिनिटी जिसको आप कहते हैं, वह एक भारत ने यानी कि जनधन आधार और मोबाइल की प्रणाली को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर की नींव डाली गई, जिसमें यदि आपको ध्यान हो तो सबसे पहले बैंकों द्वारा खाते खुलाए गए, जो कि ज्यादातर एक ऐसे तबके को था जो कि बैंकों में खाता ही नहीं खोल पाता था। तमाम तरीके की दिक्कतें आती थी। उनको कहा जाता था कि यदि आपका एड्रेस प्रूफ जो है अगर मान लीजिए दूसरे शहर का है तो दिल्ली या बंबई में आपके खाते नहीं खुलेंगे, और इस तरह की समस्याएं आती थी। पर आधार के आने से और आधार के उपयोग से यह समस्या को सरकार ने खत्म किया और एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन किया उन्होंने बैंक्स में खातों के तरफ से। जो दूसरी चीज हुई कि अब जो डीबीटी के पैसे हैं वो इन्हीं खातों में जाते हैं, और एक तरीके से एक क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है, और तमाम तरीके के लोन अब उपलब्ध किए जा रहे हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे वह स्वामी के लोन हो जो कि रेहड़ी पटरी वालों को दिए जाते हैं, चाहे वह आपको
घर बनाने के लिए पीएम आवास के तहत लोन मिला हो। इस तरीके के लोन दिए जा रहे हैं जिससे एक क्रेडिट कल्चर पैदा हो रहा है। और इसके अलावा आरबीआई ने भी कुछ कदम उठाए हैं। हाल ही में जो G20 की जो बैठक हुई वित्त मंत्रियों की गांधीनगर में, वहां पे उन्होंने एक बहुत ही नया तरीके का जो उन्होंने क्रेडिट स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसको फ्रिक्शनलेस क्रेडिट कहते हैं। उसके तहत उन्होंने 2-3 चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि यदि किसी के पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो और उनके पास पहचान पत्र हो और एक बैंक में खाता हो, तो उनकी जो लैंड होल्डिंग है उसके बेसिस पर वह ऋण देंगे। तो यदि किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, वह गेहूं उगाना चाह रहा है या चावल उगाना चाह रहा है, तो उसी जमीन के पट्टे के हिसाब से वह ऋण देंगे। उसी तरीके से यदि वो डेयरी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो जो मान लीजिए कि अमूल को जो वो दूध बेच रहा है, कितना दूध बेच रहा है या बेच रही है, उसके हिसाब से उनको ऋण दिया जाएगा। तो इस तरीके के नए तरीके की चीजें, नई चीजों का प्रयोग किया जा रहा है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में इस तबके को लोन और ऋण मिलेगा, जिससे वह अपना व्यवसाय और काम बढ़ा सकते हैं। जहां तक एनपीए की समस्या है, वह इस तरीके के ऋण से कम देखने को मिलती है और जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज्यादा एनपीए की समस्या नजर आती है। तो जो छोटे बोरोवर्स हैं उनमें लोन वापस करने की प्रवृत्ति ज्यादा है और वहां पे यदि कुछ एनपीएस होते भी हैं तो ओवरऑल परसेंटेज में उनका जो शेयर रहेगा वो कम रहता है। तो निजी बैंक भी चाह रहे हैं कि किस तरीके से वह इस समाज के छोटे वर्गों को लोन दे पाए, ऋण दे पाए और उनकी भागीदारी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ाई जाए। सिद्धार्थ जी, आपकी बातों से जो मैं समझ पाया कि जो छोटे ऋण लेने वाले जो ग्राहक हैं, वो दरअसल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं और उनमें काफी क्षमता है, जिस पर बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी काम किया है। और आपने इससे पहले उल्लेख किया था जनधन खातों का। इस पर आंकड़ा है कि लगभग 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये जैसा आप बता रहे थे कि भाई वो आम जनता को बैंक से जोड़ने, बैंकिंग सिस्टम में लाने में बहुत बड़ा कदम है। इसके और क्या फायदे हमें आने वाले वर्षों में दिख सकते हैं? जी, जैसे हमने चर्चा की, जनधन के जो हैं खाते, जैसा आपने भी जिक्र किया, लगभग 50 करोड़ खाते अब हो गए हैं, जिनमें लगभग 2 लाख करोड़ का बैलेंस है। तो एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप में अब आ गए हैं और इसमें कई चीजों का साथ में सरकार ने चीजें जोड़ दी हैं, चाहे वह जन सुरक्षा के लिए बीमा हो या पेंशन के स्कीम हो, साथ ही मुद्रा ऋण को इसके साथ जोड़ दिया है। तो इन चीजों से एक तरफ तो सोशल सिक्योरिटी आ रही है और दूसरी तरफ एक तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी भी आ रही है, जिसमें लोगों को पता चल रहा है कि कैसे वह लोन ले सकते हैं, जो आपको उसके अलावा इंश्योरेंस यानी कि बीमा या पेंशन के जो सुविधाएं हैं वो भी ले सकते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी आ रही है और एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट आ रहा है, जो कि अभी तक ये हो रहा था कि जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हों, उन तरीके के लोगों से लोगों को पैसा लेना पड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा था। यदि आप पर्सनल लोन भी ले लें, तभी भी वह जो इंटरेस्ट रेट होता है वह कहीं कम होता है। लेकिन यदि आप कोई भी मनी लेंडर के पास जाएंगे तो 20-25% आम है और इस तरीके के लोन को वापस करना भी में भी कठिनाई होती है और तमाम तरीके के समस्याएं आती हैं। जी, एक और पहलू पर गौर करते हैं हम कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बैंकों का एकीकरण हो रहा है। कुछ छोटे बैंकों को, कुछ ऐसे बैंकों को जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनको दूसरे बैंकों में मिलाकर एक बड़ा बैंक बन गया है या उनका विलय हो गया है, एक तरह से कहें हम तो। और इसके अलावा जो सरकार का है अभी वो दिवालियापन संहिता कानून है, और कैसे ये सब जो कदम है कैसे ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में कारगर हैं और पूरे बैंकिंग क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ा है? जो हमारी पहले चर्चा हुई, जिसमें हमने कहा कि सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए थे जिससे कि एनपीए कम हुई थी, उसके साथ उन्होंने 2 अहम फैसले और लिए थे, जिसमें से एक था कि बैंकों को कैपिटल दी गई थी कि आप किस तरीके से उनको इक्विटी बेस को मजबूत किया जाए,
जिसके बेसिस पर वह और मार्केट से बॉन्ड या तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके डिपॉजिट्स मोबिलाइज करके वो और आगे ऋण दे सकते हैं। साथ ही जो है, जो एक एनपीए की सफाई हुई है उसमें जैसा आपने जिक्र किया, इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने। इसमें यदि आपको ध्यान हो तो 2016 में इस कानून को लाया गया था और इस कानून का एक जो बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है वो ये रहा है कि कैसे जिन लोगों ने ऋण लिया हो और वापस नहीं कर रहे हो उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाए। और इसमें जो एक सबसे अहम चीज ये है कि एक बार जब यह केस बैंक लेके जाते हैं नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्राइब्यूनल में, एनसीएलटी में, और एनसीएलटी में केस एडमिट हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रमोटर होते हैं जो कि कंपनी चला रहे होते हैं और जो उनको वहां से हटा दिया जाता है और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लाया जाता है जो कि एक नए सिरे से सारा काम की शुरुआत करते हैं और उसके अलावा वह नए मैनेजमेंट को, नए ओनर्स को लेके आते हैं और वो कंपनी दोबारा से चलाई जाती है। इसके तहत अभी तक जो है लगभग 6,500 से ज्यादा, यानी 2022-23 तक, 2016-17 से 2022-23 तक 6,500 से ज्यादा केसेस जो है किए जा चुके हैं और उसमें काफी हद तक जो है इसी डर से कि मैनेजमेंट को बदल दिया जाएगा, जो प्रमोटर्स होते हैं वो पैसे देकर वापस कर ऋण को और रह जाते हैं। काफी केसेस ऐसे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वह एसआर स्टील हो, भूषण स्टील हो, जेपी हो, इस तरीके की तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि इस कानून का इस्तेमाल किया गया है और इसके काफी अच्छे अभी तक जो है रेजोल्यूशन नजर आ रहे हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के अलावा अब और जो बैंक हमारे पास अब बच गए हैं उसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक अब बच गए हैं जो कि काफी सक्सेसफुल मर्जर आप कह सकते हैं उनका हुआ। जो पहले की परेशानियां आती थी वहां इनमें देखने को नहीं मिली और सरकार का मानना है कि ये जो मर्जर के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है और जो बड़े बैंक हैं वो विश्व स्तर पर भी कम्पीट कर सकते हैं। तो यह कारण है जिसके वजह से इनका विलय किया गया। जी, और अगले कुछ वर्षों में हम अगर कहें बैंकिंग क्षेत्र में तो क्या क्या बदलाव अपेक्षित हैं, क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? जी, एक तो सबसे बड़ा जो बदलाव जो आ रहा है वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, यानी कि जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको ऋण की सुविधा अब ज्यादा उपलब्ध होगी। वो सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा चेंज है। जो दूसरी चीज जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब आप बिना बैंक गए हुए भी सालों अपना काम चला सकते हैं क्योंकि आपके पास तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो या मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे आपके पास यूपीआई हो, इस तरीके के आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे। और एक ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि बैंक्स को वह किस तरीके से फिनटेक वालों के साथ, फिनटेक कंपनीज के साथ वह कम्पीट कर सकें। तो आपको बैंक्स को भी हमारे बहुत ही ज्यादा फ्लीट फुटेड रहना पड़ेगा, तेजी से अपने टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि जो हमारे यहाँ सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या और भी कम होगी और भी बड़े बैंक बनेंगे और आने वाले सालों में विश्व स्तर पर, जैसा आपने अभी देखा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एक बहुत बड़ा बैंक खड़ा हो गया है, उसी तरीके से सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे बैंकों की आने की उम्मीद है। जी, सिद्धार्थ जी, बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 92890
94044।